अच्छा, तो ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन हम सिंपल डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हम आइसोटोप्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम के ऐसे किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जैसे हमने इसको ओ लेवल्स में डिस्कस किया था कि बेसिकली आइसोटोप्स जो हैं ये वेरिएंट्स हैं, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। यानी हमने कहा कि नेचर में हाइड्रोजन के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स पाए जाते हैं, H11, H12, H13। तो दीज आर 3 डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ हाइड्रोजन इन यूनिवर्स। ठीक है, ये 3 डिफरेंट वेरिएंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन के पाए जाते हैं, और ये तीनों वेरिएंट्स क्या कहलाएंगे? दे आर आइसोटोप्स। और इनमें सिमिलैरिटी क्या है? आइसोटोप्स में सिमिलैरिटी क्या है? कि दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि जी यहाँ पे प्रोटॉन इसका या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर, क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को, Z। और नीचे वाला नंबर क्या है? न्यूक्लियॉन नंबर, A। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसको यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट न्यूक्लियॉन नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है बट न्यूक्लियॉन नंबर जो है वो डिफरेंट है। न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए। तो जैसे हम कैलकुलेट करते थे सिंपल ओ लेवल्स में कि, चलिए हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं, H11, H12 एंड H13। तो H11 जो है यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे? 1 - 1, एटॉमिक नंबर में से न्यूक्लियॉन नंबर माइनस करेंगे, सॉरी न्यूक्लियॉन नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, तो 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। और दूसरा जो आइसोटोप है यहाँ भी प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 1। प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2। ठीक है, तो सिमिलर क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो इसमें आइसोटोप्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा इसको रिकॉल कर रहे हैं। अच्छा, और हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स हैं इनको हम नाम भी देते हैं, मतलब हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं इनके अलग अलग नाम हैं। याद है किसी को नाम? डीटीएफ और ट्रीटीएफ। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है, न्यूक्लियॉन नंबर इज 1, दिस इज नोन एज प्रोटियम। ठीक है, H12 इज नोन एज H12 इज ड्यूटीरियम, एंड H13 इज नोन एज ट्राइटियम। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। बाकी इसके अलावा जो दूसरे आइसोटोप्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, आपने ओ लेवल से पढ़े थे। क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 18। और Cl 1737 में इलेक्ट्रॉन्स 17, प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 37 - 17 दैट इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो दीज टू आर आइसोटोप्स। और इन आइसोटोप्स को हम कैसे नाम देते हैं? यानी ये जो आइसोटोप है क्लोरीन का, इनके अलग अलग नाम नहीं है, जस्ट सिंपल क्या कहलाएगा? क्लोरीन, दिस वुड बी नोन एज क्लोरीन 35 एंड दिस वुड बी नोन एज क्लोरीन 37। तो most of the elements, their isotopes, we name them as we name them with their atomic mass। ठीक है, whatever the atomic mass of the isotope, बस वही उसका नाम बन जाएगा। तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37,
कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है, ये इस तरह से आप सबने पढ़ रखा है। सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है जिनको हमने मतलब नाम दिए हैं बाकायदा, ठीक है जी। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को इसमें कोई क्वेश्चन? पिछला ही सारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जी सर, उसके बाद क्लियर है। अच्छा, एक और चीज जो अब हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है आइसोटोप से रिलेटेड, मतलब बाकी तो सब कुछ ये ओ लेवल्स वाला ही है, मतलब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बाकायदा आपका जो आइसोटोप्स के टॉपिक में एक लर्निंग आउटकम है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि वाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और क्यों सिमिलर होती हैं ये हमें देखना है। तो आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम कहते हैं कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होती हैं, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि आइसोटोप्स के केमिकल रिएक्शन, यानी जिस तरह से आप कह लें कि H1 रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन भी डायटोमिक है, तो सिमिलरली H1 2 भी उसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें H2O मिलेगा, यहाँ पे भी H2O मिलेगा। ठीक है, तो मतलब केमिकल रिएक्शन सेम है, दे वुड रिएक्ट इन सेम रेशो, एक ही रेशो के अंदर रिएक्ट करेंगे, सेम केमिकल रिएक्शन। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ठीक है, जब हम बात करते हैं कि जी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स सेम केमिकल रिएक्शंस, इनके केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सेम होंगे, दे रिएक्ट इन सिमिलर मैनर, एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे। और रीजन क्या है इसका? हाँ जी, So वाई number of आई same number of electrons. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एज वी नो कि जी, एज वी नो दिस थिंग, electrons are involved in chemical reactions। और इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में। एंड आइसोटोप्स हैव सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके इलेक्ट्रॉन तो सेम है, दैट्स व्हाई दे रिएक्ट इन अ सिमिलर मैनर। इनके केमिकल रिएक्शन जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन है, आप मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन से हटके, वो तो खैर हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, सिंपल केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शंस इनके सेम है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है। तो जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो दे वुड रिएक्ट इन सिमिलर मैनर। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी कि आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड व्हाई दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आ जाता है कि देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट नंबर टू, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कलर, टेस्ट, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं? हाँ जी, आइसोटोप्स की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं? याद है किसी को? ओ लेवल्स में The बताया था ये mass मैंने। density. हाँ, जो मास पे डिपेंड करती है, मास कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है ना, जो मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट मास। ठीक है, क्योंकि मास डिफरेंट है तो वो प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, जितना हैवी सब्सटेंस होगा, ठीक है, उसको मेल्ट करना उतना ही मुश्किल होगा। यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट, व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट मास। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटियम से या H11 से जो वाटर बनेगा, इसका फॉर्मूला है H2O। और ड्यूटीरियम से H12 से जो वाटर बनेगा, ये भी H2O है।
This is formed from H12. This is formed from H1. Sorry, this is formed from H11 and this is from H12. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी बताएं the water which is formed from protium, इसका MR क्या होगा? What would be its MR? 18 sir. 18. ठीक है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 multiply by 2 plus 16, that is equals to 18. And the water which forms from H12 deuterium, इसका MR कितना होगा? 20. 20. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 multiply by 2 4 plus 16, that is equals to 20. ठीक है. So the water which forms from deuterium, its molecular mass is 20 and that's why we call this water heavy water. ठीक है. ये हैवी वाटर कहलाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, बट अभी खैर हम इसके प्रॉपर्टीज पे नहीं जा रहे. केमिकली दे बोथ आर सेम, केमिकली दे बोथ आर सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा. दे वुड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट. हम कह सकते हैं कि जो H2O है या हैवी वाटर है, दिस वुड हैव अ हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू H2O विच इज फॉर्म फ्रॉम प्रोटियम. द रीजन इज कि इसका मास ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ज्यादा स्ट्रांग होंगी. ठीक है. The attractive as number of protons as nucleon number increases, the mass of atom increases and its melting point also increase. ठीक है. ऐसी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी भी जो है वो डिफरेंट होगी. ठीक है. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज. आइसोटोप्स हैव डिफरेंट डेंसिटी. ठीक है. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अब अगर हम इसके आइसोटोप्स के वॉल्यूम की बात करें, लेट सपोज मैं कहता हूं कि जी क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, Cl1735, Cl1737. तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. तो इसके पास भी टोटल 3 शेल्स हैं. अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. तो दोनों के पास टोटल 3 शेल्स हैं. ठीक है. तो नंबर ऑफ शेल सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम होगा. समझ में आ रही बेटा मेरी बात? जी सर. ठीक है ना. तो इनका मतलब आइसोटोप्स हैव सिमिलर वॉल्यूम एज नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर सेम. क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑक्यूपाइड शेल्स भी सेम होंगे, लेकिन मास डिफरेंट है. इसका मास है 35 और इसका मास है 37. तो मास बढ़ गया. यानी आप कह लें कि अगर मैं इस आइसोटोप की बात करूं, Cl1735 का मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालूं, इसकी डेंसिटी निकालूं, तो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मास भी 35 है, इसका मास 35 है, और जो भी इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, लेट सपोज मैं उसको V से रिप्रेजेंट करता हूँ. ठीक है. लेकिन इसका मास, जो दूसरा आइसोटोप है, इसका मास कितना है? 37, और इसका भी वॉल्यूम V है. ठीक है. तो क्योंकि मास इसका बढ़ गया तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी. ठीक है. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब सेम वॉल्यूम के अंदर मास ज्यादा है. जो आपका हैवियर आइसोटोप है, हैवियर आइसोटोप है more mass in same volume, so that's why its density would be higher as compared to the other isotope. Clear है बेटा ये पॉइंट? जी सर. तो ये तो हमने सिंपल, मतलब वही जो हम ओ लेवल्स से पढ़ते आ रहे हैं उसी को हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे. मतलब ये कोई नई चीज नहीं है. हाँ, ये थोड़ा सा जरा हमने उसको डिटेल में देख लिया, बाकी आज सच इसमें कोई नई बात नहीं थी. ठीक है. अच्छा, अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात के ऊपर जो एक्चुअल हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, एंड दैट इज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स. यानी आप ये कह लें कि how to find out the total number of isotopes of an element.
and their relative abundance. ठीक है जी. हाउ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप, यानी हमें कैसे पता है कि जी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ये क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं. तो हाउ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप. इससे पहले तो मतलब हम जब से ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं तो सिर्फ आइसोटोप्स की बात की है कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, ठीक है, या मतलब कितने आइसोटोप. अब कैसे पता लग रहा है फिर टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स होंगे और उनकी रिलेटिव अबंडेंस. क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ये चीज ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि आइसोटोप्स की जो रिलेटिव अबंडेंस है, एक क्वेश्चन जो है वो हमने ओ लेवल्स में सॉल्व किया था, अगर किसी को याद हो, कि क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप्स हैं Cl1735 एंड Cl1737, बट पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन का एटॉमिक मास मेंशन है वो कितना है? 35.5. 35.5. अच्छा, एक काम हम करते हैं, हम जरा यहाँ पे पीरियोडिक टेबल खोलते हैं. हाँ जी, ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपका पीरियोडिक टेबल है जो ए लेवल्स में आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें और ओ लेवल्स वाले पीरियोडिक टेबल में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कुछ फर्क है? सर डेसिमल में एटॉमिक जो डेसिमल, मासेस है वो 1 डेसिमल प्लेस पर. हाँ जी. तो मतलब बिल्कुल ठीक, हमने यहाँ पे देखा कि जो इनके एटॉमिक मासेस हैं वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस है. ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स आप देख लें, ठीक है, बोरॉन 10.8, कार्बन 12.0, नाइट्रोजन 14.0, तो मतलब सबका जो एटॉमिक मास है वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस है. ऐसे क्लोरीन का कितना है? 35.5, और ये तो ओ लेवल्स में भी इतना ही था. तो ये 35.5 क्यों है? हाँ जी, ये 35.5 क्यों है क्लोरीन का मास? 35 क्यों नहीं है, या 37 क्यों नहीं है? सर उसके आइसोटोप का एवरेज निकालना है. हाँ जी, आइसोटोप्स का एवरेज मास है. ठीक है, यानी बेसिकली क्लोरीन के दो, यानी हम जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट लिख रहे हैं तो एलिमेंट्स जो हम पीरियोडिक टेबल में लिख रहे हैं वो किस बेसिस पे लिख रहे हैं? बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, या आप कह लें कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर बीन रिटन ऑन द बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर. और क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, हाइड्रोजन का कोई भी आप आइसोटोप ले लें, H11 ले लें, या H12 ले लें, या H13 ले लें, तो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1. तो हमें तीनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हम हाइड्रोजन को सिंपल H से रिप्रेजेंट करते, तो हर एलिमेंट का सिंबल आप, मतलब यहाँ पे हम हर आइसोटोप को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वरना तो ये बहुत बड़ा टेबल हो जाता. ठीक है, हम एलिमेंट्स को बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, और एटॉमिक नंबर सबके आइसोटोप्स के सेम होते हैं, इसलिए अलग अलग आइसोटोप्स लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ, जो मास हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर आइसोटोप का नहीं है. ठीक है, द मास विच वी मेंशन इन पीरियोडिक टेबल, सिंपल हम इसको ये कह देते हैं कि द मास विच वी मेंशन इन periodic table is weighted average of all the isotopes of an element. ठीक है, the mass which we mention in periodic table is weighted average of all the isotopes of an element. यानी हम सिंपल ये कहते हैं कि जी क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से? Cl35 और Cl37. ठीक है, इनकी नेचर में रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? ठीक है, यानी अगर सपोज मैं कहूं कि पूरी यूनिवर्स में, लेट सपोज पूरी यूनिवर्स में, ये हमने यूनिवर्स पे, तो लेट सपोज पूरी यूनिवर्स में अगर 100 क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, तो उन 100 में से आउट ऑफ दोज 100 क्लोरीन एटम्स कितने Cl35 हैं और कितने Cl37 है, ये कहलाएगी रिलेटिव अबंडेंस. ठीक है, कि आउट ऑफ दोज 100 क्लोरीन एटम्स Cl35 कितने हैं और Cl37 कितने हैं. तो हमने ये कहा था कि जी Cl35 जो है 75% Cl35 है एंड 25% Cl37 है. ये ओ लेवल्स में भी हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा. अब जो हमने बात करनी है ना, अब जो हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड दिस रिलेटिव अबंडेंस, ये फाइंड कैसे होती है.
उसके ऊपर हम आते हैं, बट पहले जरा हम एक दफा 35.5 को डिस्कस कर लें, फिर आगे हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी 75%, यानी कि आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस बराबर नहीं होती, ऐसा नहीं कि दोनों 50-50% है। तो वन ऑफ द आइसोटोप इज मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू द अदर वन। Cl35 जो है, इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, कितनी है 75%, और दूसरे क्लोरीन की कितनी है 25%। तो फिर यहां से हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ क्लोरीन, एंड दैट वुड बी इक्वल टू आइसोटोपिक मास, ठीक है, Cl35 का आइसोटोपिक मास जो कि कितना है 35, यानी हर एलिमेंट का जो भी आइसोटोप है, पहला आइसोटोप उसका मास कितना है 35, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी परसेंटेज से, कितनी परसेंटेज है 75%, या डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर दें, वो आपकी मर्जी है, बट चले हमने यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 75, यानी ये क्या आ गया आइसोटोपिक मास, और ये इसकी परसेंटेज, ठीक है। और फिर इसमें ऐड कर देंगे दूसरा आइसोटोप, ठीक है, इसमें सेकंड आइसोटोप जो है वो हम ऐड कर देंगे, जितने आइसोटोप्स हैं वन बाय वन आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा जो आइसोटोप है, एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा जी, ठीक है, तो पहला आइसोटोप उसकी परसेंटेज, और दूसरा आइसोटोप है उसका मास कितना है 37 मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज कितनी है 25, ठीक है, और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जितने भी आइसोटोप्स होंगे, अब यहाँ पे दो थे तो हमने दो को कर दिया, तीन होंगे तो तीन को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35.5, एंड दिस वुड बी दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, बट ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, मतलब बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी मासेस गिवन हैं, दे आर ऑल रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, ये वेटेड एवरेज है, किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोपिक मासेस को उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया है, देन सबको ऐड कर दिया, तो जो आंसर आया दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 35.5, मतलब जिस आइसोटोप की वेटेज ज्यादा होगी, वेटेड एवरेज का मतलब ही यही है कि जिसकी वेटेज ज्यादा होगी तो एवरेज मास भी उसके नियर लाया करेगा, ठीक है जी। समझ आ गई बेटा बात यहाँ तक? जी वैसे सर। मतलब इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हमने पहले ना पढ़ा हो, मेरे ख्याल में आप सबको यही लग रहा होगा कि ये तो पिछला ही सर जो है वो पढ़ा रहे हैं, बट ये मतलब जानबूझ के मैंने पिछला सारा रिकॉल कराया है, ताकि एक तो आपके ध्यान में आ जाए, और अब जो हम आगे बात करेंगे वो फिर आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। क्लियर है सबको? जी सर। चले जी, अच्छा अब देखें, ये तो हमने सिंपल बात कर ली कि जी आइसोटोपिक मास से वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा कि ये जो एवरेज यानी ये जो रिलेटिव अबंडेंस है या नंबर ऑफ आइसोटोप्स है, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन था कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है। आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो उसके लिए जो टेक्निक हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, पहली चीज तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वाई वी व्हाट इज द पर्पस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, इसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पे दो मतलब तीन बेसिक पर्पस हैं। नंबर वन, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। नंबर टू, देयर रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस देखनी है, कि अगर आपको ये देखना है कि जी एलिमेंट एक्स है, उस एलिमेंट एक्स के कितने आइसोटोप्स हैं, तो उसके लिए जो है वो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे। नंबर टू, उन आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या है, किस कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट नेचर में मौजूद है, ठीक है। तो ये तो हो गए मतलब आपके लिए एलिमेंट्स के रिस्पेक्टिवली जो इसके पर्पज है। एक तीसरा है जो मैंने आपको बताया था, जो भी हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, एनालिसिस
ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये जो पार्ट है ये हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कवर करेंगे, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे ये A2 का टॉपिक था, लास्ट ईयर इसको AS में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हम पहले भी AS में ही पढ़ाते थे, बट ये जो एनालिसिस वाला सेक्शन है ये A2 से AS में आया। तो ये तीन इसके बेसिक कहने के पर्पजेज हैं कि वाई भी जो इसके ऑब्जेक्टिव है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री किसी भी सब्सटेंस की क्यों की जाती है, आइसोटोप्स फाइंड, यानी अगर आप एलिमेंट की, ये जो पहले दो पर्पज हैं ये विद रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट है। अगर आप एलिमेंट की मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर रहे हैं तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसके कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी अबंडेंस क्या है। अगर आप किसी कंपाउंड की मास स्पेक्ट्रोमेट्री कर रहे हैं तो फिर आप उसका एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि उस कंपाउंड में, अब वो एनालिसिस क्या क्या होगा वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, बट ये इसके पर्पज है। ठीक है,